This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Rahim, dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar and today I am going to start lecture 2, Unit 13, Class 4 English, which title is Stress, Intonation and Rhythm. आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे क्योंकि हमने पोइम पढ़ी है लिटिल थिंग्स, और कोई भी जब आप पोइट्री पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। लिटिल थिंग्स में जहाँ जहाँ पर ये स्ट्रेस एंड इंटोनेशन रिदम यूज़ हुआ, हम उसकी एग्ज़ाम्पल भी साथ साथ लेके चलेंगे और आपको इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, किसी भी टॉपिक को कैसे इम्पोर्टेंट बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? द स्ट्रॉन्ग बीट्स होते हैं। ये एक ख़ास किस्म का ज़ोर एक सर्टन वर्ड में या किसी उस पर एक मुकम्मल वर्ड पे भी हो सकता है। स्ट्रेस की जो एक शॉर्ट सा आसान सा उन्होंने बताया हुआ है, डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है। स्ट्रेस रिफर्स टू करता है ये एम्फेसिस और लाउडनेस we give to certain syllable in a word or certain word in a sentence. स्ट्रेस किसको? ज़ोर, ताकत किसको रेफ़र कर रहा है कि एक लाउडनेस हो सकता है, एक लाउडनेस हो सकती है ये एक आवाज़ की ऊंचाई, ज़ोर से बोलना। वी गिव टू सर्टन सिलेबल इन अ वर्ड, वो एक ख़ास सिलेबल पे भी हो सकती है और सर्टन वर्ड पे भी हो सकती है, किसी मतलब एक पूरे वर्ड पे भी या वर्ड में कहीं एक ख़ास जगह पर भी। In a sentence, when we speak, we naturally put more force on some sounds than others. जब हम नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं तो कुछ आवाज़ें हमारी ज़्यादा पावरफुल होती हैं और कुछ कम। Try saying the word banana. You probably said banana. N-A जो आपका आ रहा है, वर्ब पे भी आपका जो है स्ट्रेस है, N-A आपका फिर स्ट्रेस्ड है और लास्टली जो N है वो भी अनस्ट्रेस्ड है। With the middle part of the strongest there is a stress syllable. पोइट्री में देखते हैं कि कैसे होता है। इन अ पोइट्री पोइट्स केयरफुली चूजेस वेयर टू पुट दी स्ट्रेस सिलेबल, क्योंकि सिलेबल से वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, जहाँ जो बात उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्हें समझानी होती है या ज़्यादा जिस पे फोकस करना होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। वाई? बिकॉज इट क्रिएट्स अ पैटर्न, अ काइंड ऑफ ड्रम बीट फॉर द पोइम। एक उसका एलिमेंट ये भी है कि इससे उसमें मौसीकियत पैदा होती है, एक ड्रम बीट की तरह से एक उसमें एक अच्छी थाप आती है, एक अच्छा सुर बनता है। किसकी मदद से? स्ट्रेस की मदद से। वाई इज़ स्ट्रेस इम्पोर्टेंट इन पोइट्री? कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे शेयर करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। जब पोइट सिलेक्ट करता है ना कि इसके किन किन वर्ड को स्ट्रेस किया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की जाती है, तो इन बातों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले क्रिएट्स रिदम। स्ट्रेस का क्या काम है? सबसे पहला क्रिएट्स रिदम। रिदम क्या है वो हमारा टॉपिक में भी इंक्लूड है, वहाँ पर भी आप इसकी डिटेल जानेंगे। आहंग पैदा करता है। व्हेन स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न, जब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को ज़ोर वाले और कम ज़ोर वाले जैसा इस तरह से समझ सकते हैं, या स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को समझ सकते हैं। जब ज़ोरदार और गैर ज़ोरदार को एक किस में किया जाता है, एक पैटर्न, एक ख़ास तरतीब में रखा जाता है, दे क्रिएट रिदम, तो वो एक आहंग पैदा करते हैं। वी विच विल टॉक अबाउट लेटर, इसमें है हमारे टॉपिक में इंक्लूड है, उसमें आप इसकी और मज़ीद भी तफसील जानेंगे। हाईलाइट्स इम्पोर्टेंट वर्ड्स। स्ट्रेस से हम हाईलाइट करते हैं उनको, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उनको नुमायाँ करते हैं। स्ट्रेस कैन ड्रॉ अटेंशन टू की वर्ड्स और आइडियाज़ द पोइट वॉन्ट्स यू टू नोटिस, जिसको शायर आपसे तवज्जो दिलवाना चाहता है ना, उसको स्ट्रेस हाईलाइट करता है, उन वर्ड्स को हाईलाइट करना या नुमायाँ करना। इट मेक्स दोज वर्ड्स स्टैंड आउट, वो उनको मुमताज़ करता है। स्ट्रेस जो है, इतने सारे अगर लफ्ज़ आप बोल रहे हैं तो जो वर्ड्स आपके स्ट्रेस होंगे वो हो गए हैं, उससे स्टैंड आउट हो गए हैं, मुमताज़ हो गए हैं, नुमायाँ हो गए। एड्स इमोशन, उसमें वो क्या करता है कि इमोशन, उसमें जज्बात का इजाफा भी करता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन ऑल्सो हेल्प टू कन्वे फीलिंग्स, इससे वो स्ट्रेस क्या करता है
टू हेल्प करता है, उसमें मदद करता है टू कन्वे फीलिंग्स, जज्बात को कन्वे करने में। अ लॉट ऑफ जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस है टू मेक अ पोएम टू फील पावरफुल और एंग्री। अगर आप देखते हैं कि कोई पावरफुल और एंग्री या गुस्सा या ताकत का जब दिखाया जाता है पोएम में, तो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस के साथ दिखाई जा रही होती है, ये बोली जा रही होती है, ये पढ़ी जा रही होती है। वाइल अ फ्यूअर स्ट्रेसेस माइट मेक इट फील काम और सैड। और जो फ्यूअर स्ट्रेसेस है, थोड़े जो होता है उसमें स्ट्रेसेस के एलिमेंट या वर्ड्स, वो उस पोएम को क्या बना रहे होते हैं, पुरसकून और सैड और उदास की तरफ ले जा रहे होते हैं। हेल्प्स विद मीनिंग। अच्छा, हमारे जो जज्बात का इज़हार है वो भी हमने जाना कि एड्स इमोशन कर लेता है ये। और अब मीनिंग को किस तरह से अंडरस्टैंड करवाता है, मानी में कैसे मदद करता है। समटाइम्स चेंजिंग द स्ट्रेस कैन इवन चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। वही लफ्ज़ होते हैं लिखे हुए, लेकिन आपका जो स्ट्रेस है वो उन मीनिंग के उन वर्ड्स के मीनिंग ही चेंज कर देता है। क्या होता है, मायने ही बदल देता है। लेट्स लुक एट द सम एग्जांपल टू सी स्ट्रेस इन एक्शन। कंसिडर दीज लाइन्स। यही है हमारी पोएम की लाइन है, हमने कोई और पोट्री एक एग्जांपल नहीं ली, बिकॉज आप ये रीड आउट कर चुके हैं, आपने क्लास में भी इसी को ही लेके चलोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। आप कोई और भी एग्जांपल लेना चाहें तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल रेन्स ऑफ सैंड। नेचुरली पुट सम एम्फेसिस ऑन द वर्ड्स लाइक लिटिल। लिटिल सारा नहीं, आपका जो स्टार्ट है लिटिल, LIT स्ट्रेस है, एंड ड्रेन्स स्ट्रेस है और सैंड स्ट्रेस है। इसी तरह से हमने जो नेक्स्ट लाइन है वो भी साथ में इसकी रीड कर देते हैं। आपका स्टेंजा फर्स्ट वन कंप्लीट हो जाएगा। मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। इसमें हमारे पास माइटी में MIGH तक, TY नहीं, ये जो स्ट्रेस सिलेबल है वो MIGH, माई, और ओशन का O स्ट्रेस है, एंड द प्लेजेंट में प्ले स्ट्रेस और SANT वो अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह से लैंड आपके पास स्ट्रेस। Here the stress shifts to mighty MIGHT ocean and the pleasant land. The poet is now emphasizing the grand outcome of those little things. क्योंकि इन जो आउटकम बना, जो उन छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो जो चीज़ें बनी हैं, वो माइटी ओशन था और प्लेजेंट लैंड थी, वो चीज़ नुमाया करना चाहता है, तो वो स्ट्रेस्ड है। और द स्ट्रेस हेल्प्स टू फील कंट्रास्ट बिटवीन द स्मॉल बिगनिंग्स एंड द लार्ज प्लेजेंट रिजल्ट। और हमें जो है वो कंट्रास्ट की फीलिंग्स भी दिखानी है उसके थ्रू कि वो छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बन रही हैं। सो स्ट्रेस इज़ अबाउट दो स्ट्रॉन्ग बीट्स, द पार्ट ऑफ द वर्ड्स और लाइन्स दैट वी से विद द लिटिल मोर पावर। वो वर्ड्स, वो लाइन्स जिसको हम थोड़ी ज़्यादा पावर के साथ बोलते हैं, स्ट्रेस के साथ बोलते हैं। इट गाइड्स आवर एयर टू वर्ड्स इम्पोर्टेंट। ये हमारे कानों को एक जो है ना गाइड कर रहा होता है कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो पोइट्री में स्ट्रेस्ड आ रही होती हैं। ठीक, ये हमारा स्ट्रेस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि इंटोनेशन क्या चीज़ है हमारी इसी पोइट्री में। हमने जब इसको रीड आउट करना है तो ये तीन चीज़ें प्राइमरी में हमारे बच्चों को ज़रूर पता हो, इसलिए ये तीन की जो छोटी सी डिटेल है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि जब वो पोएम पढ़ें तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता हों। अब इंटोनेशन है। इंटोनेशन क्या है? आपका लहजा है, आपकी आवाज़ की धुन है। तो ये क्या करती है? Why is intonation important in poetry? क्यों अहम है वो इंटोनेशन इन पोइट्री? अच्छा, पहले इंटोनेशन का शॉर्ट सा बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट हाउ योर वॉइस गोज़ अप एंड जो है ना गोज़ अप एंड डाउन व्हेन यू स्पीक। जब हम बोल रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव आपको सुनाई देता है। द राइजिंग एंड द फॉलिंग ऑफ योर वॉइस इज़ कॉल्ड इंटोनेशन। यही राइज एंड फॉल ही इंटोनेशन कहलाता है। इमेजिन आस्किंग ए क्वेश्चन, यू आर गोइंग, तो हम गोइंग को करेंगे, राइज करेंगे, योर वॉइस गोज़ अप एट द एंड। नाउ इमेजिन मेकिंग अ स्टेटमेंट, यू आर गोइंग, योर वॉइस यूजुअली गोज़ डाउन। जब हमारी स्टेटमेंट होती है सिंपल तो हम उसको एंड पे आके डाउन करते हैं। दैट्स इंटोनेशन एट वर्क। इट इज़ लाइक द मेलोडी ऑफ योर स्पीच। इसी से आपकी आवाज़ की जो मौसीकियत है वो पैदा होती है। तो इंटोनेशन हमारे लहजे को
एक ख़ास तरतीब में रखती है। वाई इंटोनेशन इम्पोर्टेंट इन पोइट्री, तो वो क्या करती है? सबसे पहले इंटोनेशन कन्वेज मीनिंग एंड इमोशन, मायने और जज्बात का इजहार करती है। इंटोनेशन इज़ अ क्रूशल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड द फीलिंग बिहाइंड द वर्ड्स। लहजा क्या करता है? हमारा इंटोनेशन क्या करता है? अल्फाज के पीछे जो मायने और एहसासात हैं उनको समझने के लिए बहुत अहम है। A poem read with the rising intonation might sound hopeful and curious, while falling intonation might sound final or sad. एक बुलंद लहजे में पढ़ी हुई नज़म हो सकता है पूरा उम्मीद या मुतजस्सिस लगे, जबकि गिरता हुआ लहजा इसको हतमी या उदास जो है ना फील करवा सकता है। गाइड्स द रीडर, किस तरह से ये कारी की रहनुमाई करता है या रीडर की रहनुमाई करता है? पोइट्स ऑफन यूज़ पंक्चुएशन एंड लाइन ब्रेक्स to hint at how they want to the poem to be intoned। जो शायर है अक्सर रमूज़ औक़ाफ़ और मिसरों के इख्तिताम के साथ ना क्या करता है, इस बात का इशारा देने के लिए करता है कि वो नज़म को किस लहजे में आपसे इंटोन करवाना चाहता है, आपसे पढ़वाना चाहता है, कौन सा लहजा उसको रिक्वायर्ड है। तो वो पंक्चुएशन के और वो जो लाइंस आ रही होती हैं उसमें उसकी मदद से आपको इंटोन करवा लेता है, पढ़वा लेता है आपसे। राइज एंड फॉल उसका हम इस तरह से मैनेज करते हैं। दिस हेल्प्स द रीडर हाउ वेयर टू पॉज, हमें वो हेल्प करता है रीडर को कहाँ पर रुकना है, वेयर टू स्पीड अप, कहाँ पर तेज़ होना है, हाउ टू फील अबाउट द वर्ड्स, और इन लफ्ज़ों के बारे में कैसा फ़ील करना है, महसूस करना है। क्रिएट्स फ्लो, इससे आप लोगों की जो रवानी पैदा होती है वो भी नज़र आती है। गुड इंटोनेशन मेक अ पोएम फ्लो स्मूथली एंड नेचुरली, वो जो भी अच्छी इंटोनेशन है उससे हमारे इसमें एक नेचुरली और स्मूथली फ़्लो बहाव नज़र आता है, स्मूथ और कुदरती बहाव नज़र आता है। मेकिंग इट मोर प्लेजेंट टू लिसन एंड रीड, और इसको जो मज़ीद खुशगवार बनाता है, जब हम इसको सुनते हैं तो वो सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा प्लेजेंट लगती है। नाउ लुक एट्स द एग्ज़ाम्पल ऑफ आवर पोएम, जो भी हमने अभी ली है वो भी वही वाली लाइन्स हैं। अगेन कंसिडर दिस द फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट स्टैंज़ा है। अगेन लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। When you read these lines, your voice might naturally rise slightly on water। और इसमें आते हैं जब आप को ये जो राइज एंड फॉल है, ये जब आप इसको फील करते हैं तो ये सब कौन कह रहा है? ये इंटोनेशन कह रही है। इट इज़ अ माइल्ड परहैप्स अ स्लाइटली अपवर्ड मोमेंट इंडिकेटिंग मोर इज़ कमिंग। जब सैंड पे आते हैं तो वो आपका जो स्ट्रेस है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद अभी और भी लाइन है, और भी इंफॉर्मेशन है। मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड, वहाँ पर हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो भी हमें बता देते हैं, और हमारी जो इंटोनेशन है वो भी शो कर देती है कि अब ये बात यहाँ पर इख्तिताम है या इसके बाद अभी और भी ये कंटिन्यूस है। हेयर योर वॉइस वुड लाइकली टू फॉल ओशन डेफिनेटली ऑन लैंड, द फॉलोइंग इंटोनेशन सिग्निफाइज अ कम्प्लीशन, जिससे हमें इसके मुकम्मल होने का पता चलता है। फाइनल स्टेटमेंट अबाउट द रिज़ल्ट, और इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ जो है ना सर्टेनिटी एंड कंक्लूजन। Think about the next section of the poem. So the little moments, humble though they may be, your voices would likely to rise, क्योंकि हमारा इसके बाद में अभी और भी इसके बारे में पढ़ना। इंटोनेशन ऑन जॉय एंड बी एज you are pausing slightly to appreciate these small things, okay, holding the thought, and finally make the mighty ages of eternity. Similar ocean and land, your voice fall clearly on ages and eternity. This strong falling intonation emphasize जो क्या करती है, emphasize किसको करती है? the vastness and finality of eternity, giving it profound and powerful sound. Similar to ocean and land, voice would fall clearly on ages and eternity. उससे क्या हमें पता चलेगा? द स्ट्रॉन्ग फॉलिंग इंटोनेशन जो आ रहा था ना इन लफ्ज़ों पे, वो क्या कह रहा था? उसकी फाइनलिटी और इटर्निटी गिव्स इट अ प्रोफाउंड एंड पावरफुल साउंड, वो उसकी ताकत को बता रही है। तो हम क्या किससे आ रहे हैं? एक पावरफुल साउंड के साथ उसको पढ़ रहे हैं।
सो इंटोनेशन इज़ द सॉन्ग ऑफ योर वॉइस, आपकी आवाज़ का गाना समझें इसको, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इंटेंशंस बिहाइंड द वर्ड्स। जो भी हमारे वर्ड्स के बिहाइंड हमारी इंटेंशन होती है वो हम इंटोनेशन के साथ ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। गाइडिंग अस थ्रू द पोइम्स इमोशनल लैंडस्केप, जो हमारे यहाँ पर शायर के जो इमोशनल लैंडस्केप है उसको अंडरस्टैंड करने में ये जो इंटोनेशन है वो हेल्प करता है। स्ट्रेस हमने किया, इंटोनेशन किया, नाउ वी हैव द लास्ट वन दैट इज़ द रिथम। रिथम क्या करता है, वो इन दोनों को मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो एक ख़ास रिथम क्रिएट होता है, उसको जानते हैं कि क्या है। रिदम, द पोइम्स बीट। फाइनली लेट्स ब्रिंग स्ट्रेस और इंटोनेशन टुगेदर टू अंडरस्टैंड रिदम। जब हम रिदम को अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेस और क्या पढ़ा हमने, इंटोनेशन, इनको इकट्ठा जब लाएंगे तो ये इनको रिदम पैदा होगा, एक आहंग पैदा होता है। रिदम क्या है इन पोइट्री इज़ द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल इन अ लाइन। पैटर्न क्या होता है, नमूना होता है। और पैटर्न है इस स्ट्रेस क्या है, एक स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को एक ख़ास तरतीब से में जोड़ा जाता है या एक नमूने की शक्ल में पेश किया जाता है पोइट्री में। इट इज़ द रेगुलर बीट और फ्लो ऑफ द वर्ड्स। ये बाकायदा लफ्ज़ों की जो है फ्लो है, बाकायदा लफ्ज़ों का बहाव है। थिंक ऑफ इट लाइक द बीट ऑफ द ड्रम और द रेगुलर स्टेप्स ऑफ समवन वॉकिंग। ढोल की थाप या किसी के कदमों की चाप जो आपको सुनाई देती है, आप इसको सोचें तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या है, ये रिथम है, आहंग है। व्हेन यू कंबाइन दो स्ट्रॉन्ग एंड वीक साउंड्स इन अ रिपीटिंग वे, जब हम इन कमज़ोर और ताकतवर मतलब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साउंड्स को एक रिपीटिंग वे में जोड़ते हैं, बार बार वो उसी रिथम से आ रहे होते हैं, यू गेट रिथम। तो हमें क्या मिलता है, एक ख़ास आहंग नज़र आता है, एक रिथम आ जाता है। हमारी इस पोएम में भी इसी तरह से हमारे जो उसने पैटर्न बनाए होते हैं स्टैंज़ा में, वो आप एडवांस लेवल में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो वो बच्चे किस बेस पे इसको पोइट्री को याद कर लेते हैं, इसी रिदम की बेस पे। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी पोएम्स बहुत आसानी से याद होती हैं बिकॉज़ ऑफ ये जो इसमें लफ्ज़ों का चुनाव है, फिर ये इसमें जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस है और इंटोनेशन है वो इस रिपीटेशन के साथ आ रहे हैं, इस रिदम के साथ आ रहे हैं कि इट वुड बी वेरी ईजी टू इसको बच्चे को इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे जितनी भी नर्सरी पोएम्स हैं उनमें ये आपको बड़ी ज़्यादा एग्जाम्पल नज़र आती हैं। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन पोइट्री, क्यों इम्पोर्टेंट है ये पोइट्री वाइज रिदम? क्रिएट्स म्यूज़िकलिटी, म्यूसिकियत पैदा करता है। रिदम गिव्स अ पोएम अ म्यूज़िकल क्वालिटी, इससे जो है हमारी पोएम में एक मौसीकियत आती है। मेकिंग इट मोर इन्जॉयबल टू रीड अलाउड एंड लिसन टू, इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और सुनते हुए भी हमें अच्छा लगता है, लुत्फ़ आता है। इट मेक्स द वर्ड्स डांस, रक्स पैदा करता है ये लफ्ज़ों में। एनहांस मीनिंग, इजाफ़ा करता है लफ्ज़ों में। कैसे? डिफरेंट रिदम कैन इवोक डिफरेंट फीलिंग्स एंड इन्हांस द पोएम्स मैसेज। मुख्तलिफ आहंग मुख्तलिफ एहसास पैदा करते हैं और नज़म के पैगाम को बढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक तेज़ उछलता हुआ जो भी है ना रिदम या आहंग एक खुशी भरी नज़म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। A fast bouncing rhythm might be used for a joyful poem. फास्ट और बाउंसिंग उछलता हुआ जो आहंग है वो हम किसके लिए, एक खुशी वाली पोएम के लिए यूज़ कर सकते हैं। While a slow steady rhythm might be for a serious one, और जो एक सीरियस है संजीदा पोएम है उसके लिए हम किस तरह का स्लो और स्टेडी रिदम इस्तेमाल करेंगे जिससे हम उसका जो इम्प्रेशन है वो चेंज होता है। सुस्त मुस्तहकम आहंग एक संजीदा नज़म के लिए हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिदम का, और ये क्या करता है, रिदम हमारी किस तरह से मेमोरी को एड करेगा। एड्स मेमोरी, याददाश्त का इजाफा कैसे होता है, जब वो रिदम में चीज़ें हैं जैसे बच्चे उसको आसानी से याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली इजी होता है रिदम की बेस पे उसको याद करना। जस्ट लाइक द रिदम ऑफ अ सॉन्ग हेल्प्स यू रिमेंबर द लिरिक्स एंड द रिदम ऑफ अ पोएम कैन मेक इट मोर मेमोरेबल। यही जो रिदम है, आहंग है, इससे हम इसके जो लिरिक्स हैं, इसकी सारी लाइंस हैं, इसके जो वर्ड्स हैं वो याद कर लेते हैं और हमारे इसको ज़्यादा यादगार बना देता है। कैसे बना देता है ये, हमारी
या इसको बोल याद रखने में मदद भी करता है और एक नज़म का आहंग इसे ज़्यादा यादगार बना देता है। अब है इसका जो बड़ा आम सा पॉइंट है हमारे लिए, इजी टू रिमेंबर है, हम सब इसको यूज़ भी करते हैं। कनेक्ट्स करता है टू नेचुरल स्पीच। अब पोइट्री की तो हमने बात की है, अब नेचुरल स्पीच में भी इसका एक रोल है। Poets often try to mimic the natural the rhythms of everyday speech, making the poem feel more real and relatable. शायर जो हैं वो जब यूज़ करते हैं इसका रिथम का इस्तेमाल, तो वो क्या करते हैं, इसको फ़ितरी गुफ्तगू से जब जोड़ते हैं, शायर अक्सर रोज़मर्रा की गुफ्तगू के फ़ितरी आहंग की नकल करने की कोशिश करते हैं, जिससे नज़म में ये जो कदमों की थाप है ये भी हमारे एक नेचुरल चीज़ है ना, तो चाहे बर्ड्स बोल रहे हैं, बारिश आ रही है, ये सब क्या एक रिदम में ही आ रहा है ना, तो जिससे नज़म में ज़्यादा हकीकी और काबिल फ़हम महसूस होती है अगर हम उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करेंगे। इसीलिए टीचिंग में भी हम यही कर रहे होते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हों और स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ऐसे कोई अनसीन सी कोई चीज़ ना हो। अब है एंटिसिपेट कैसे करता है ये। एंटिसिपेशन क्रिएट्स एन एंटिसिपेशन, तवक्का का कैसे पैदा करता है। स्ट्रॉन्ग रिदम कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, पुलिंग द रीडर अलोंग फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट वन। जब हम इसको रिदम के साथ पढ़ रहे होते हैं तो ये तवक्का का एहसास लेके आता है, एक मजबूत आहंग तवक्का का एहसास पैदा करता है, जो कारी कह लें, रीडर कह रहे हैं, एक को एक मिसरे से दूसरे तक खींचता है, वही बीट है, वही आहंग है जो इसको इस तरह से लेके चलता है। तीनों चीज़ें हमने बड़ी सादा सी एग्जांपल के साथ इसको शेयर कर दी हैं ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाए। और ये जो इंटोनेशन एंड स्ट्रेस और रिदम है जो हमारे इस लेसन के इंक्लूड है एक्सरसाइज में, ये वाला क्वेश्चन भी, और आप इसको क्लासरूम में एक्सप्लेन करके फिर उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। नाउ लुक एट आवर पोएम अगेन एंड फील इट्स रिदम, क्योंकि अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप इसके रिदम को फील भी कर सकते हैं। रीड दिस लाइन्स अलाउड विद मी एंड ट्राई टू फील द बीट, ये बहुत ज़रूरी है जो हमने पढ़ा है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड, so the little moments, humble though they may be, make the mighty ages of eternity. Can you feel that steady almost marching beat? जिस तरह से हम देखते हैं मार्चअप देखते हैं, वो भी तो एक बीट पे चल रहा होता है। इट इज़ वेरी रेगुलर रिदम विद एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन एंड अनदर स्ट्रेस्ड एंड सो ऑन। कोई स्ट्रेस के बाद अनस्ट्रेस आ रहा है, ये वाला उन्होंने उसका जो पैटर्न है सेट किया हुआ है। दिस कंसिस्टेंट पैटर्न गिव्स द पोएम अ कंफर्टिंग ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल फील मच लाइक अ जेंटल फ्लो। यही जो पैटर्न है, यही नमूना जो है वो इसको एक जेंटल फ्लो में लेके आता है। ये एक बहुत बाकायदा अंग है जिसमें गैर ज़ोरदार रुकन के बाद एक ज़ोरदार रुकन आता है। कि मतलब एक ये सारा कुछ एक प्रॉपरली डिज़ाइन किया होता है, पैटर्नाइज होता है ये सब, फिर एक और गैर ज़ोरदार, इस तरह से ये मुस्तकिल नमूना नज़म को एक तसल्ली बख्श और तकरीबन मतवक्के एहसास देता है, बिल्कुल एक नरम से बहाव की तरह से। दिस स्टेडी रिदम इज़ अ परफेक्ट फॉर द पोइम्स मैसेज, उसके मैसेज के लिए, नज़म के मैसेज के लिए, पैगाम के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। इट टॉक्स अबाउट हाउ स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, किस तरह से कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो होती है ना, मुसलसल और मुस्तहकम जो कोशिशें होती हैं, लीड टू ग्रैंड लास्टिंग रिजल्ट्स। जो लिटिल ड्रॉप्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, उसको एक मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है, लीड टू ग्रैंड लास्टिंग रिजल्ट के लिए। किसके लिए? माइटी ओशन के लिए। द स्टेडी रिलायबल रिदम reinforces the idea of consistent effort, building towards something significant. ये मुस्तहकम आहंग नज़म के पैगाम के लिए बेहतरीन है। ये किस तरह से छोटी मुस्तकिल कोशिश, जैसा कि नन्हे कतरे कह रहे थे, वो कहाँ तक बड़े पायदार नताइज, जैसे कि अजीम उनका नताइज क्या था, समंदर या आबियत की तरफ लेके जाते हैं। उसको बनाने के लिए मुस्तहकम काबिल एतमाद आहंग मुसलसल कोशिश के नज़रिए को तकवीद देते हैं जो किसी अहम चीज़ की तरफ बढ़ रही है।
It is the rhythm that supports the feeling of growth and the powerful impact of small, continuous sections. The important thing about rhythm is that it gives the poem its unique pulse, its heartbeat. जो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये नज़म को क्या करता है, मुनफरिद नफ्स, वो जो पल्स का कहा गया ना, ये नज़म को एक मुनफरिद नफ्स, इसकी धड़कन देता है। ये रिथम का एक इम्पोर्टेंट रोल है जिससे हमें याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो क्विकली इसको रैप अप कर देते हैं आपको जो एक एक लाइन में, और देन इट्स एंडेड। रैप अप क्या है इसका? स्ट्रेस इज़ अबाउट द स्ट्रॉन्ग बीट्स है, द सिलेबल और वर्ड्स वी एम्फसाइज। स्ट्रेस इज़ अबाउट द स्ट्रॉन्ग बीट्स एंड द सिलेबल और वर्ड्स वी एम्फसाइज। जिस सिलेबल पे भी हो सकता है, वर्ड पे भी हो सकता है, जिनको एम्फसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है। इंटोनेशन क्या है? इज़ द मेलोडी ऑफ आवर वॉइस है, हमारी आवाज़ की धुन है। हाउ इट राइज एंड फॉल्स, कहाँ पर वो उतार है, कहाँ पर चढ़ाव है। कैरिंग द मीनिंग एंड इमोशंस, जज्बात और मीनिंग दोनों इसमें ज़ाहिर होते हैं, इससे इंटोनेशन से नुमायाँ होते हैं। रिदम इज़ द ओवरऑल बीट और फ्लो क्रिएटेड बाय द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जो फ्लो है, जो बहाव है, वो किससे? स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल से ही आ रहा होता है। Together, these three elements, stress, intonation and rhythm, are like the instrument in a band. जैसा कि किसी बैंड में एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी होते हैं ना, तो इसी तरह से हमारी इस पोएम में भी, किसी पोइट्री में भी ये तीनों एलिमेंट ज़रूरी हैं ताकि इसको एक अच्छे अंदाज में पढ़ा जा सके, समझा जा सके। दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ यूनिक साउंड एंड फीलिंग ऑफ अ पोएम। हमारे जो पोएम की फीलिंग है उसको यूनिक बनाती हैं, और ये दोनों इसको एक नज़म को ना मुनफरिद आवाज़ और एहसास पैदा करने के लिए मिलकर काम करती हैं। दे मेक पोइट्री मोर देन जस्ट वर्ड्स। अब वो जस्ट लफ्ज़ ही नहीं रह जाते, बल्कि वो उसको ज़्यादा अहम बना देती हैं। दे मेक इट जो है एक लिविंग ब्रीदिंग piece of art that can stir our emotions, convey deep meaning and simply delight us with its music. इसकी म्यूज़िक से हमें जो है वो डिलाइट भी करता है। नेक्स्ट टाइम यू रीड अ पोएम, वेदर इट इज़ द वन वी लुक्ड एट टुडे, चाहे ये हो या कोई और हो, और एनी अदर, ट्राई टू लिसन टू इट्स सीक्रेट म्यूज़िक। वो कौन सा है? वो यही चीज़ें हैं। पे अटेंशन टू विच वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड, हाउ वर्ड्स आर वॉइस नेचुरली राइज एंड फॉल्स, कैसे आपका राइज एंड फॉल आता है, एंड ओवरऑल बीट कैसे बनती है। यू विल फाइंड दैट अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स will open up a whole new world of appreciation for the beauty of the poems. जब तक हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, हम हो सकता है कि उसको ये चीज़ें फील ना कर रहे हों। अब ये चीज़ें हमें समझ आ गई है, तो हमें जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को रिकॉल करते हुए किसी भी पोएम को पढ़ेंगे, ताकि हमें उसकी एक बेहतर रीडिंग भी कर सकें और उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकें। हमने इस टॉपिक को एंड अप कर दिया है। ये हमारा जो टॉपिक था स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम का था, जो किसी भी पोएम के लिए उसकी रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी बेस पे ही हमारे स्टूडेंट्स को जो सारी पोएम्स हैं वो याद होती हैं। आई होप इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।